हम कोई जांच कराने को तैयार नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं बैठी। हर्षद मेहता अगले दिन अरेस्ट हो गए और ये आदमी अभी भी खुला घूम रहा है कि ये क्या इनकी अपनी दौलत थी जिससे ये सबसे अमीर आदमी बन रहे थे। ये सवाल ही मुल्क नहीं पूछ रहा, ये सवाल ही मीडिया नहीं पूछ रहा। हमें साफ दिखाई देता है कि ये दौलत आम शहरी जो पाई पाई इकट्ठा करके अपने कल के लिए जमा करता है। लाइफ इंश्योरेंस, हमारे देश के अवाम के लाइफ इंश्योरेंस का पैसा इस तरह से बेदर्दी और क्रिमिनल तरीके से किसी एक के हाथों में सौंपा जा रहा है। जिसे गोदी मीडिया कहा जाता था वो आज के दौर में अडानी मीडिया हो गया है। हमें ये मालूम है कि धीरे धीरे सिर्फ पोर्ट हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, दूसरे और सेक्टर्स इनके हाथ में नहीं दिए गए, बल्कि इस बीच में पूरा का पूरा मीडिया भी अडानी के हाथ में दिया गया। और भक्त इस बात के ऊपर बेहद जोर जोर से ताली बजा रहे थे कि उन्होंने एनडीटीवी भी खरीद लिया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं और भक्त कह रहे हैं उनमें से कि हमारा पैसा डूब गया। नेशनलिज्म का नारा जो है ये एक मुखौटा है, ये एक ऐसा मुखौटा है जिसके पीछे हर जुर्म को छुपाने की कोशिश की जाए, चाहे वो बलात्कारी बाबा हो, साइंस के ऊपर अटैक हो, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक ऐसा कि जिसमें लगातार जहर उगला जाए, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जो बात करती है शमशान और कब्रिस्तान की, उस तरह के बयानात हों, या फिर ये कि अडानी के ऊपर हमला, मुल्क के ऊपर हमला है। ये सारे उन जराइम को छुपाने की कोशिश है एक नेशनलिज्म के मुखौटे के पीछे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसकी कुछ गहराई से मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दुनिया भर में, देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में अडानी का चर्चा है कि आखिर एक आदमी क्या हुआ कि वो पूरे मुल्क पर कब्जा करके बैठ गया और उसको किन लोगों ने इतना मौका दिया। और न सिर्फ भारत में बल्कि कई और देशों की इकोनॉमी को जो आदमी बहुत बुरी तरह से तबाह कर चुका, नुकसान पहुंचा चुका। साउथ अफ्रीका हमारे सामने, ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने और कई मुल्कों में बहुत कुछ हुआ है, वो हम अलग अलग तरीके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं, जिन इश्यूज पर, वो सीधा सीधा यह है कि आम आदमी भारत में किस तरह से इससे मुतासिर है। सरकार इससे इनकार कर रही है कि आम आदमी को कोई परेशानी होने वाली नहीं है और सामने जहाज डूब रहा है, लेकिन सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक बड़ी तादाद पहले ही अंधभक्त हो चुकी है, वो हमें मालूम है, हम जानते हैं कि हर हाल में मोदी को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं। ठीक है, उनकी आजादी है, लेकिन हकीकत क्या है, आम आदमी कैसे महसूस कर रहा है, इस पर हम बात करने के लिए जाने माने साइंसदान, उर्दू शायर, सोशल एक्टिविस्ट, फिल्म मेकर गौहर रजा साहब से बात कर रहे हैं। गौहर रजा एक जानी पहचानी शख्सियत है और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। एक लंबे अरसे से दुनिया को, मुल्क को देखा है। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि अडानी का ये इतना बड़ा, इसे फ्रॉड कहा जाए, शायद ये भी लफ्ज छोटा हो, मुल्क को तबाही का इंतजाम हो गया, क्या कुछ हुआ? और अब तक सरकार ये कह रही है बिल्कुल इस यकीन के साथ कि शायद आम लोग अब भी इस छलावे में आ जाएंगे, बहकावे में आ जाएंगे कि आप बेफिक्र रहो, आपके पैसे को कुछ नहीं होगा। आप कैसे देख रहे हैं इसको? काज़मी साहब, आप जो बात कह रहे थे शुरू में वो बहुत अहम बात थी कि जहाज डूब रहा है और उसके बावजूद सबको ये भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कुछ हुआ ही नहीं है। खास तौर से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कल ये बयान दे ही दिया कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसका,
जो कुछ भी है, जिसका मतलब ये है कि इसके बारे में कोई बात भी नहीं की जानी चाहिए। मैं ये बात शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि मैं इस एरिया का एक्सपर्ट नहीं हूं। मुझे फाइनेंस में, मुझे इकोनॉमिक्स में कोई उबूर हासिल नहीं है। मैं इस पूरी चीज को एक आम शहरी की, एक ऐसे आदमी की जो कंसर्न सिटीजन है हिंदुस्तान का, इस मुल्क का, और एक साइंटिस्ट की हैसियत से देखता हूं कि भाई ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, और इस बीच में ये सब क्या घोटाला चल रहा है। मुझे बेहद ताज्जुब होता है दो तीन चीजों को लेकर के, और खास तौर से जब अडानी साहब का यह बयान आया कि उनके ऊपर हमला मुल्क के ऊपर हमला है, मुल्क की मशीयत खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे जहन में सबसे पहली बात यह आई कि अडानी साहब को अगर हम देखें, और खास तौर से गुजरात में जो कुछ उन्होंने किया, और जिस तरह से सरकार ने उनको गुजरात में, और फिर जब मोदी की सरकार सेंटर में आ गई तो उनको किस तरह से बढ़ावा दिया गया, ये जब हम देखते हैं तो मुझे एक आम शहरी की हैसियत से लगता है कि अडानी खुद इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा हमला थे जो लगातार चलता रहा, और उस हमले का भांडा अभी रिसेंटली फूटा है। ये बहुत शर्म की बात है, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हर्षद मेहता के केस में हमारे मुल्क की एजेंसीज ने वो भांडा फोड़ा था, हमारे मुल्क के शहरियों ने भांडा फोड़ा था, हमारे मुल्क के मीडिया ने वो भांडा फोड़ा था। और इस बार सब कुछ इतना कंट्रोल्ड रहा कि शर्म आती है ये कहते हुए कि सारी एजेंसीज होते हुए एक बाहर की एजेंसी ने ये भांडा फोड़ा। तो हमारे लिए ये शर्म की बात है, इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो अपने अंदर मफलूज हो गई। और एक ऐसा आदमी जो लगातार घोटालों में शामिल रहा, जिसकी फैमिली लगातार घोटालों में शामिल रही, उसके ऊपर नजर रखने वाली जो एजेंसीज थी वो पूरी तरह से मफलूज दिखाई देती है मुल्क के अंदर, और आज भी मफलूज है। मतलब ये तो है ही कि उन्होंने ऐसे आदमी के ऊपर नजर नहीं रखी जिसके, जो खुद और लोग उसकी फैमिली के जेल पहले ही जा चुके हों घोटाले में, वो उसकी दौलत एकदम से कैसे बढ़ती चली गई। दूसरी बात बहुत अजीब जो लगती है वो ये लगती है कि भाई जब मुल्क बहरान से गुजर रहा था, जब मुल्क के ऊपर, दुनिया के ऊपर आई थी, हमारे ऊपर सबसे बड़ी आफत थी, और आज जो डेटा बता रहा है सबसे बड़ा नुकसान कोरोना का इस मुल्क को हुआ है, इस मुल्क के गरीब आदमी को हुआ है, आम किसान को हुआ है, मजदूर को हुआ है, रेडी वालों को हुआ है, रिक्शे वालों को हुआ है, इन सबको हुआ है, टैक्सी ड्राइवर्स को हुआ है, और लाखों करोड़ों जॉब्स चले गए। उस वक्त इस आदमी की दौलत बढ़ती जा रही थी। यहां एक जो तजाद है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो अगर किसी को नहीं दिखाई देता तो वो अंधा है कि भाई दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा। एक तरफ इफलास बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक आदमी की सत्ता, और वो काबिज होता जा रहा है मुल्क की दौलत के ऊपर। तीसरी बात जो समझने की है वो ये है कि क्या वजह थी कि एक आदमी के हाथ में लगातार इस मुल्क में, इस मुल्क की सरकार ने न सिर्फ ये कि एयरपोर्ट्स दे दिए, फैक्ट्रीज दे दी, उसके हाथ में आपने पूरा का पूरा मुल्क का जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस का प्रोग्राम थमा दिया। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ एक आदमी ही चला सकता है मुल्क के अंदर, कि आप सब कुछ उसके हाथ में दे दें। और सिर्फ यही नहीं, उस आदमी के हाथ में आपने सेब भी दे दिए मुल्क के, हिमाचल के सेबों पे भी कब्जा उसका करवा दिया। आपने ये भी कोशिश की कि सिर्फ तेल ही नहीं मुल्क का, बल्कि उसके साथ साथ आप उसको जो सब्जी भाजी है वो भी दे दें। आप उसके लिए जो किसान उगाता है वो भी उसके हाथ में दे दें। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये चीजें तो आपको दिखाई देने वाली हैं, मतलब बंदरगाहें आपने उसके हाथ में थमा दी। ये आदमी सैकड़ों करोड़ गुना, सैकड़ों करोड़ रुपया
इकट्ठा करके बढ़ता हुआ आपको तेजी से दिखाई दे रहा है। आप इस पे ढोल बजा रहे हैं कि भाई ये आदमी दूसरे नंबर पे आ गया, ये तीसरे नंबर पे आ गया, पांचवें नंबर पे आ गया, दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन गया। ये सवाल ही नहीं उठाया जा रहा कि ये कैसे बन गया। खास तौर से मुल्क के बुहरान के पीरियड में ये आदमी कैसे इतनी दौलत कमा रहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन गया। और ये किसकी दौलत थी? जो एक और अहम सवाल है वो ये है कि ये क्या इनकी अपनी दौलत थी जिससे ये सबसे अमीर आदमी बन रहे थे? ये सवाल ही मुल्क नहीं पूछ रहा, ये सवाल ही मीडिया नहीं पूछ रहा। हमें साफ दिखाई देता है कि ये दौलत आम शहरी जो पाई पाई इकट्ठा करके अपने कल के लिए जमा करता है। लाइफ इंश्योरेंस, हमारे देश के अवाम की लाइफ इंश्योरेंस का पैसा इस तरह से बेदर्दी और क्रिमिनल तरीके से किसी एक के हाथों में सौंपा जा रहा है। हमारे देश का एक आम शहरी बैंक के अंदर पैसे जमा करके रखता है कि कल जरूरत पड़ेगी तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। आप वो पैसा इतनी बेदर्दी के साथ, इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ, इतनी मतलब मुजरिमाना हरकत के साथ आप एक आदमी को देते जा रहे हैं, तो शक तो पैदा होता है कि ये पैसा जा कहां रहा था। और जब ये पैसा गायब हुआ है, ये पैसा हवा में तहलील हुआ है और भांडा फूटा है, तो ये पैसा गया कहां? ये किसके हाथों में दिया था, उसने कैसे खर्च किया और किसको इसका बड़ा फायदा हुआ? जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पार्लियामेंट में भी बात करने को तैयार नहीं है इसके ऊपर, ऑपोजिशन जो है वैसे ही शोर मचा रहा है, हम कोई जांच कराने को तैयार नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं बैठी। हर्षद मेहता अगले दिन अरेस्ट हो गए थे और ये आदमी अभी भी खुला घूम रहा है। अच्छा गौर रजा साहब, एक बात जो मैंने महसूस की आज के अखबार देख करके, अब अडानी की इतनी बड़ी खबर फ्रंट पेज न्यूज नहीं रही है। यानी अब तक जो आम तौर पर समझा जाता था कि टेलीविजन चैनल गोदी मीडिया है, अखबार, हत्ता कि वो अखबार जिस पर हम आप भरोसा करते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, वहां से भी खबर हटा दी गई है। अब उस पे ये नहीं बताया जा रहा, जैसे बताया जा रहा था हर 24 घंटे में अब इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ डूब चुके हैं, अब वो बताना बंद कर दिया है। क्या है ये, कितना छुपाएंगे, क्या कुछ होगा? ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल लगती है। अभी स्टोरी मतलब किल करने का इंतजाम कर दिया गया, ऐसा लग रहा है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो जिसे गोदी मीडिया कहा जाता था वो आज के दौर में अडानी मीडिया हो गया है। हमें ये मालूम है कि धीरे धीरे सिर्फ पोर्ट हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, दूसरे और सेक्टर्स इनके हाथ में नहीं दिए गए, बल्कि इस बीच में पूरा का पूरा मीडिया भी अडानी के हाथ में दिया गया। और भागते इस बात के ऊपर बेहद जोर जोर से ताली बजा रहे थे कि उन्होंने एनडीटीवी भी खरीद लिया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं और भक्त कह रहे हैं उनमें से कि हमारा पैसा डूब गया, जिनका पैसा डूबा है, क्योंकि भक्तों ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहां किया हुआ था, तो उनका पैसा डूबने के बाद वो चीख रहे हैं कि अब हम इन पे भरोसा नहीं करेंगे। सवाल ये है कि क्या वो मीडिया के ऊपर भरोसा करेंगे या नहीं। अडानी के ऊपर तो भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अडानी कल को दूसरा पैदा कर दिया जाएगा। अगर ये सरकार मौजूद रही तो ये अडानी चले जाएं, कोई और आ जाएगा या इनको मदद करके वापस गद्दी पे बिठा दिया जाएगा जिन्हें जेल में होना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि इस खबर को दबाने की जो कवायद है वो अब शुरू हो चुकी है। शुरू के 3-4 दिन में इसको दबाया नहीं जा सकता था और आखिरकार एनडीटीवी की सिर्फ खबर वाली चैनल को मतलब और प्रोग्राम को इसे कवर करना पड़ गया। लेकिन अगर देखें आप, जिसे अभी अभी इन्होंने खरीदा था, ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये बड़ी
मनहूस चीज थी, इन्होंने खरीद लिया, अब भुगत रहे हैं ये। पर मैं किसी चीज के मनहूस होने में, ना मनहूस होने में यकीन नहीं रखता एज साइंटिस्ट। पर कुछ लोग तो ये सवाल बहरहाल उठा ही रहे हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया अवाम की आवाज होना चाहिए। मीडिया का ये काम है कि जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में पैसा है, जिनके हाथ ऐसे हैं जो किसी का भी गला दबा सकते हैं, तो ऐसे ताकतवर लोगों के, ऐसी ताकतवर शक्तियों के से सवाल पूछे। जब अवाम तिलमिलाए और उसको नुकसान हो रहा हो तो वो मीडिया सवाल पूछे, ये उसकी पहली जिम्मेदारी होती है। आज जो मीडिया की हालत है उसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि मीडिया सत्ता की जबान से निकले हुए लफ्जों को अवाम को कंट्रोल करने, अवाम की जहनियत को बदलने और अवाम से सवाल पूछने का काम आज कर रहा है। ये हमने सबसे बुरे हालात में भी पाकिस्तान में नहीं देखा। पाकिस्तान का मीडिया जब उसके ऊपर आफत आई, मुल्क के ऊपर आफत आई, तो अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ खड़ा रहा। और बहुत सारे चैनल्स थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया गया। हमारे यहां जिस तरह से मीडिया ने इन दोनों ताकतों के साथ सामने, बल्कि तीन ताकतें हैं, मेरा मानना यह है कि इस वक्त सिर्फ ये क्रोनी कैपिटल नहीं है, बल्कि इनके बीच में एक नाजायज जो रिश्ता कायम हुआ है, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे राजनेता, क्रोनी कैपिटल और बाबाओं के बीच में जो रिश्ता हमें दिखाई देता है, उसमें ये साफ दिखाई देता है कि हमारा मीडिया न बाबाओं के ऊपर सवाल उठाता है, न क्रोनी कैपिटल के ऊपर सवाल उठाता है, और ना ही सरकार के इक़दाम के ऊपर, उसकी पॉलिसीज के ऊपर सवाल उठाता है। वो एक तरह का ढोल बन के रह गया है कि जैसे ही कुछ होगा, अडानी जी का कुछ होगा, फौरन वो ढोल बजाना शुरू कर देंगे। जैसे ही कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा, जैसे सीतारमन का आ गया कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उन्होंने फौरन ढोल बजाना शुरू कर दिया। और बाबाओं को डिफेंड करने के लिए तो हमेशा ही तैयार है। जी 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 जी। अच्छा, मैं जिस अखबार का जिक्र कर रहा था, मैं नाम ले सकता हूं, मेरे सामने रखा है, एक इंडियन एक्सप्रेस है जो मेरे सामने भी इंडियन एक्सप्रेस है, आज सुबह पढ़ा मैंने, जो अपना स्लोगन लिखता है जर्नलिज्म ऑफ करेज, और वाकई बहुत अच्छी जर्नलिज्म करता है कंपैरेटिवली। मैं उसके फ्रंट पेज पे भी देख रहा हूं कि उसकी खबर कहीं नजर नहीं आ रही, इतना मीडिया मैनेजमेंट स्ट्रांग है, ये सामने नजर आया। अच्छा, अभी एक ऐसा आदमी जिसने, जैसा कि आपने कहा कि असल तो हमला खुद अडानी मुल्क पर है, उनका एक नुमाइंदा भारत का तिरंगा लगा करके मुल्क को खिताब करता है और ये कहता है कि ये देश के ऊपर हमला है। तो ये क्या चोर डाकू जिन्होंने मुसलसल पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, ये कहा जा सकता है? क्या नेशनलिज्म अब उनके हाथ में आएगी? क्या आम लोग इतने कमजोर हो गए जिन्होंने सरकार में इन लोगों को भेजा था कि अब उनकी कहीं कोई जरूरत नहीं रही? क्या दोबारा वोट लेने आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? क्या कुछ है, नेशनलिज्म का किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है? दुनिया भर में जहां जहां फैशन के कदम पड़े हैं, वहां हमें ये साफ दिखाई देता है कि क्रोनी कैपिटल, पॉलिटिकल लीडरशिप और जो इस तरह की जहनियत रखने वाले लोग हैं, जिनको हम रेसिस्ट कहते हैं या कम्युनल कहते हैं, उनका एक गठजोड़ रहा है। और इन सब ने मिलकर के हमेशा नेशनलिज्म का, भारत माता का, जैसे हमारे हिंदुस्तान में है, या पाकिस्तान के अंदर मजहब का इस्तेमाल किया, उसी तरह से आज हिंदुस्तान में इन तीनों के गठजोड़ का, नाजायज गठजोड़ का, जो जनता के, अवाम के खिलाफ है, उसका नेचर, उसका चरित्र हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है आज के हिंदुस्तान में। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये नेशनलिज्म का नारा जो है, ये एक मुखौटा है। ये एक ऐसा मुखौटा है जिसके पीछे हर जुर्म को छुपाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो बलात्कारी बाबा हो, साइंस के ऊपर अटैक हो,
माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक ऐसा कि जिसमें लगातार जहर उगला जाए, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जो बात करती है शमशान और कब्रिस्तान की, उस तरह के बयानात हों, या फिर ये कि अडानी के ऊपर हमला, मुल्क के ऊपर हमला है। ये सारे उन जराइम को छुपाने की कोशिश है, एक नेशनलिज्म के मुखौटे के पीछे, एक उसके पर्दे के पीछे। और ये लोग बेहद कमजोर होते हैं, ये लोग बेहद डरपोक होते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि इन्होंने क्या कुकर्म किए। इन्हें मालूम होता है अच्छी तरह से कि इन्होंने किस तरह से मुल्क को, अवाम को, जनता को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ये कम्युनलिज्म का, कभी कभी जातिवाद का, या फिर साफ दिखाई देता है नेशनलिज्म का चोला ओढ़ करके आने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आज से पहले, यानी अडानी ग्रुप के ऊपर जो भांडा फूटा है, उससे पहले कभी किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस तरह से आकर के सोशल मीडिया या टेलीविजन के ऊपर बयान दिए। लेकिन हमें एक वो याद है जब जियो के एडवर्टाइजमेंट में मोदी जी की तस्वीर नजर आई थी। वो भी एक अजीब एक चीज थी, तकरीबन उसी का रिवर्स दूसरा वाला शायद सीन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो गठजोड़ था, हमें ये मालूम है कि फ्रीडम मूवमेंट को किस तरह से हमारे यहाँ के कैपिटलिस्ट ने सपोर्ट किया है। वो एक सपोर्ट थी, और ये एक गठजोड़ है, और नाजायज गठजोड़ है, जिसमें ये एक दूसरे को लगातार फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जियो जब प्राइम मिनिस्टर का मतलब मुझे याद है कि मुझे कुछ फुटेज चाहिए थी एक फिल्म के लिए, तो नेहरू और गांधी और पटेल और मौलाना आजाद की फुटेज लेना कितना मुश्किल काम हो गया था। मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसके लिए परमिशंस की जरूरत थी। और यहां प्राइम मिनिस्टर का फोटो सीधे तरीके से एक प्राइवेट एजेंसी जो है वो अपने को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तो ये जो फर्क आया है इस मुल्क के अंदर के, अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक सेलेब्रिटी कमोडिटी हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं चाहिए इनकी, बल्कि वो एक प्रोडक्ट हो गया है प्राइम मिनिस्टर, कि आप उसको कभी भी बेच सकते हैं। और यही यहां हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है साफ तरीके से। मुझे याद है कि जब 2014 से पहले इलेक्शन थे, तो मुल्क के अंदर हर तरफ मोदी की होर्डिंग लग चुकी थी। लगभग 9-10 महीने पहले से लगनी शुरू हो गई। वो पैसा कहां से आया था? बीजेपी के पास तो था नहीं, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। अगर वो किसी ने लगवाई थी होर्डिंग, तो बाद में वो उनकी फोटो का इस्तेमाल अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए तो करेगा ही। और आज भी हमें ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से मुल्क की दौलत को बेचा गया, कुछ हाथों में, कुछ जेबों में ठूस दिया गया, मतलब ये कि डीमोनेटाइजेशन जो किया गया था, वो आज तो साफ दिखाई दे रहा है कि किसके फायदे के लिए किया गया था। भाई जिसकी दौलत बढ़ी उसी के पास तो पैसे गए। बिल्कुल। आप ये सोचने में, एक आम शहरी की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि ये सोचने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि आम जनता की जेब से जो पैसा निकला डीमोनेटाइजेशन से, उसी वक्त में, उसी पीरियड में इनकी दौलत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहां से आई थी वो दौलत? और जितना इन्होंने बदनाम किया है, आपने शुरू में जिक्र किया था, मैं साउथ अफ्रीका बहुत बार जाता रहा हूं। हमारे मुल्क की साख थी साउथ अफ्रीका में, इसलिए कि अपार्थाइड के खिलाफ हमारा मुल्क सालों साल खड़ा रहा। हमारा मुल्क दो चीजों के खिलाफ खड़ा रहा, एक इजराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा रहा, और दूसरे अपार्थाइड गवर्नमेंट के खिलाफ, गोरों की सरकार जो थी उसके खिलाफ। तो हमारे मुल्क की बड़ी इज्जत थी। जब मैं जाता था वहां और कहता था कि मैं हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी आया हूं, वहां पे बहुत सारे साउथ अफ्रीकन हिंदुस्तानी हैं, और खासतौर से डरबन में बहुत सारे हैं, लगभग 40% आबादी उनकी। वहां साख थी, और बहुत इज्जत की नजर से मुझे हमेशा देखा जाता था कि आप हिंदुस्तान से आए, आप हमारे दोस्त हैं। गुप्ताज के बाद यहां से गए,
और वहां जिस तरह से हमने करप्शन को एक्सपोर्ट किया और फिर उसके बाद अडानी का हमला, उसकी वजह से आज नफरत से देखे जाते हैं। मुल्क बदनाम हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में मुल्क बदनाम हुआ है और दूसरे मुल्कों में मुल्क बदनाम हुआ है। ये हैं पॉलिसीज। और आरएसएस और भक्त लगातार ये कहते रहे कि क्या जबरदस्त पॉलिसी है, दुनिया में इन्होंने नाम पैदा कर दिया। ये दलाली की है इनकी। मुझे याद है कि अजय गुप्ता, राजेश गुप्ता, वरुण गुप्ता, ये 3 भाई सहारनपुर के, जिनके यहाँ बाकायदा इतना करप्शन बढ़ा, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा उस करप्शन में कि यहां से मेहमानों को जहाज से लेकर के गए और वहां मिलिट्री एयरपोर्ट पर उतार दिया गया हवाई जहाज। और अब वो भाग करके यूएई में पनाह लिए हुए हैं। और आजकल यूएई बहुत ही दिलचस्प जगह बन रही है। अशरफ गनी वहीं पहुंचे, अभी रिसेंटली इराक के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वहीं पहुंचे और ये गुप्ताज भी वहीं पहुंचे। तो वो एक ऐसी हेवन बन रही है कि सारे करप्शन जो भी करे वो उनके यहाँ वेलकम है। खैर, अब मैं आना चाहता हूं अडानी के खानदान पर। वो थोड़ा सा कुछ चीजें बता दीजिए ताकि नए लोगों को जरा याद आ जाए कि अडानी के खानदान वाले लोग कौन कौन, क्या कुछ चीजें अगर आप बता सकें। देखिए, उनके भाई तो हिंदुस्तान से बाहर हैं और शहरियत भी उन्होंने दूसरे मुल्क की ले ली है। यानी कि उनके ऊपर हमला तो नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदुस्तान पे हमला है, क्योंकि वो शहरी नहीं बचे हिंदुस्तान के। तो ये छुपने का जो इंतजाम है वो मिडिल ईस्ट में ही है और वहीं वो मौजूद हैं। शहरियत बहरहाल उनकी मिडिल ईस्ट की नहीं है, लेकिन वो वहां मौजूद हैं और वहां शेल कंपनीज बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर शायद थी। वो पहले भी जेल जा चुके हैं, उनके और खानदान के लोग जेल जा चुके हैं। और ये जो घोटाला है लगातार, ये पूरी एक फैमिली लगातार कर रही है। तो कोई फैमिली ऐसी क्या हो सकती है इस मुल्क के अंदर? आप तो कप्पन को पकड़ लेते हैं रास्ते में, क्योंकि वो किसी शहर की तरफ जा रहा है और ये जा रहे हैं फैमिली वाले मिला करके एक ऐसी टारगेट की तरफ जो दुनिया की नजरों में, वो तो बेचारा एक शहर की तरफ जा रहा था, छोटी सी जगह थी, दुनिया में उसका नाम ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना था, वहां रेप केस था। तो कप्पन को तो आप वहां पकड़ लेते हैं और आपकी नजरों में है और उसके ड्राइवर को भी बंद कर देते हैं। वो जो टैक्सी लेकर के जा रहा है, टैक्सी ड्राइवर भी बंद हो जाता है। तो उसके वो 500 रुपए या 5,000 रुपए के ऊपर आपकी नजर है कि वो कहां से आए, उसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं इस सब चीजों का। मुझे नहीं मालूम कि वो सही है या नहीं। वो छूटा है, अगर बेल मिली है तो इल्जाम जाहिर है कि कहीं ना कहीं गलत है और उसके एविडेंस नहीं मिल रहे हैं जो इल्जाम लगाए। पर यहां एक आदमी है जो दुनिया की नजर में है, जिसके हाथ रोज चीजें बेची जा रही हैं और उस फैमिली के किसी भी मेंबर को आप नजर में नहीं रखते, जो पहले जेल जा चुके हैं, घोटालों के मामले में जेल जा चुके हैं, आप उनके ऊपर नजर नहीं रखते, बल्कि उसी खानदान के किसी एक आदमी को आप ऐसी हैसियत में बिठा देते हैं जहां वो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस को दबा सके। अच्छा, एक बात बताइए कि जब इतनी कनाइवेंस नजर आ रही है सरकार की, बिल्कुल सीधे सीधे है, और मुसलसल सारे क्राइम्स के बावजूद पूरा मुल्क उन्हीं के हाथ दिया गया, तो क्या कहीं कानून में कोई गुंजाइश है कि, हमें याद है अभी पिछले दिनों सिटिंग प्रेसिडेंट अमेरिका के जो हैं उनके घर की तलाशी एफबीआई ने ली है। उन्होंने कुछ जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट सरकार के होते हैं वो घर ले गए इस इल्जाम में। क्या हमारे यहां भी कभी कोई उम्मीद है ऐसी कोई जांच, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन कभी हो पाएगी कि ये जो लिंक बनता है, जिस लिंक से बीजेपी सबसे अमीर पार्टी बन जाती है, मुल्क के हर बड़े शहर में और जिला हेडक्वार्टर में ऑफिसेज बन जाते हैं बिल्कुल बेहतरीन 5 स्टार, तो ये कभी कोई लिंकेजेस कभी दुनिया के सामने आ पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, हमारी जिंदगी और शायद आपकी भी जिंदगी कांग्रेस की सरकारों से के ऊपर सवाल उठाते हुए गुजरी, क्योंकि उनका जो पीरियड है हुकूमत का वो सबसे लंबा पीरियड है और हम जैसे लोग लगातार उनके खिलाफ
सवाल उठाते रहे, वो चाहे इमरजेंसी हो या इमरजेंसी के बाद की पॉलिसीज हो। लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस में आप मवाजना करें, उन्हें कंपेयर करने की कोशिश करें, तो दुनिया की पहली सरकार थी मनमोहन सिंह की सरकार, जिसके साथ हमारे बड़े डिफरेंसेस थे, लेकिन उस सरकार ने अपने 7 मिनिस्टर्स को जेल भेजा और सिर्फ करप्शन चार्जेस में उनमें से ज्यादातर छूट के बाहर आ गए, लेकिन क्योंकि सवाल उठाए गए थे, जेल भेजा है। यहां जेल में जाने का तो इन लोगों के सवाल ही नहीं उठता, छुड़ाने की कोशिश होती है, चाहे वो रेप केस ही क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूएस में एजेंसीज मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट के अंडर काम करती हैं, वो एजेंसीज अगर प्रेसिडेंट गलत कदम उठा रहा है तो उसके घर की तलाशी लेने के लिए तैयार हैं और वो कर सकती है। मेरे ख्याल में पिछली सरकार जो थी, मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार जो थी, वो उस डायरेक्शन में एक बड़ा कदम था कि हम ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसके अंदर अगर अडानी हो या अपने मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो गलत कदम उठाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन आज 2014 से लेकर अब तक मुल्क को ये लगातार बताया जा रहा है कि सिर्फ अपोजिशन के ऊपर एक्शन होगा, वो धमकाए जाएंगे, वो खरीदे जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो यहां हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो अडानी का पूरा किस्सा है, जो घोटाला है, इसमें कौन कौन शामिल है। अगर शामिल ना होते तो शायद आज पार्लियामेंट में डिबेट हो रही होती, शायद अडानी आज अरेस्ट होकर के सलाखों के पीछे होती, हर्षद मेहता की तरह से, क्योंकि यह हर्षद मेहता से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला है। तो ऐसे हालात में ये शक करना कि जितने इस बीजेपी सरकार के बड़े मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक, वो सब शक के दायरे में आ जाते हैं। वो शक के दायरे में 2-3 वजहों से आ जाते हैं। एक वजह तो यह है कि जिस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह बचाया जा रहा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये मुल्क की किसी और सरकार ने के जमाने में इस तरह का हमने किस्सा नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि जो 70 साल हमारे मुल्क में गुजरे, इन 70 सालों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, हुकूमतें की हैं उन्होंने। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक हुकूमत की, लेकिन कांग्रेस उतना पैसा नहीं कमा पाई, उतनी दौलत कांग्रेस के पास नहीं है जो इन 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास है। 90% बॉन्ड्स का पैसा, 95% पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस घोटाले से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। 5 स्टार ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? इसी मुल्क की दौलत ही तो है। तो अगर आम आदमी ये सवाल पूछे कि आपने एक जेब में जो सारी दौलत डाली थी, क्या ये दौलत जो आपके पास है इस वक्त उसी जेब से निकाला हुआ पैसा तो नहीं है? वो आप ही की जेब तो नहीं है। जिस जेब की बात हो रही है कि उसमें बैंक का पैसा डाला गया, उसमें लाइफ इंश्योरेंस का पैसा डाला गया, लोगों का पैसा डाला गया, उस जेब के मालिक कहीं आप ही तो नहीं है। उसकी मिल्कियत, आपकी मिल्कियत अगर है तो आप कभी भी निकाल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ये 5 स्टार ऑफिसेस बनाने का मुल्क भर में बीजेपी का कहां से पैसा है? आम जनता से ले रहे थे, झोली फैलाई थी आपने? कोई एविडेंस है क्या कि कहीं झोली फैलाई गई हो, सड़क के ऊपर कलेक्ट किया गया हो कि हमें ऑफिस बनाना है? जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज करती हैं, उन्हें कुछ बिल्डिंग बनानी होती है, वो जाती हैं लोगों के पास, झोली फैलाती हैं, वो छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके और फिर
उसका हिसाब रख के लोगों को हिसाब भी देती। आपने कहां से दिया हिसाब, किसको दिया हिसाब, कहां से आया अच्छा, ये पैसा? गौर रजा साहब, और मैं अपने दर्शकों को भी याद दिलाऊं कि इस सरकार की नीयत बहुत पहले से नजर आ रही थी कि बहुत सी चीजों को, अपने आप को जांच से, आरटीआई से बचा करके चलने का था। हमें, आपको याद है, पीएम केयर फंड जब कायम किया गया तब यह कहा गया कि इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। यह दिलचस्प बात है कि एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर बनता है लोगों की वोट से, इस वादे के साथ कि वो देश की खिदमत करेगा, इस वादे के साथ कि वो चौकीदार है, वो ये कहता है कि पीएम केयर फंड के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। और उसके बारे में ऐसी भी रिपोर्टें आई कि विदेशी कंपनियों से भी और कहां कहां से भी ऐसी कई कई छन छन की खबरें आई। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा हमें लोग देंगे, लेकिन कोई, किसी को यह नहीं बताया जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया। तो ये जांच से बचने का पूरा पूरा इंतजाम करते चले आए, ऐसा ऐसा महसूस होता है। तो अब क्या, फिर मैं वही सवाल कर रहा हूं कि कभी कोई सरकार बदले, कभी कोई शायद देश के दिन अच्छे आए, ये तो देश के दिन अच्छे नहीं ला सके, तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं कोई जांच वांच हो जाए और फिर कहीं किसी को पकड़ धकड़ जिसे कहा जाता है आम जबान में, उसके कोई उम्मीद है? क्योंकि आम लोगों का जो पैसा जेब से गया है, देखिए, इसी सरकार में एक काम और हुआ है कि एसबीआई लिख करके देने लगा कि आपको 5 लाख रुपए की गारंटी है, इससे ऊपर की गारंटी नहीं है। मतलब ये स्टेट बैंक ने भी एक कानून ऐसा बना लिया कि वो खुद डकैती डाल सके लोगों की जेब में। तो फिर कहां जा रहे हैं, कैसे होगा? कभी क्या कोई करेक्ट होने की कोई उम्मीद है? मेरा ख्याल ये है कि अगर सरकार बदलेगी तो अगली सरकारों को ये तो जाहिर हो गया है कि क्या नहीं करना और क्या चीजें बदलनी, किस रास्ते पे नहीं चलना है। ये बीजेपी की सरकार ने पिछले 8 साल में साफ कर दिया है कि मुल्क को इस रास्ते के ऊपर ले जाएंगे तो अंधकार है, हम कुएं में, खाई में गिरेंगे। ये बात बड़ी साफ हो गई। सवाल यह है कि ये जाएंगे कब। मेरा मानना यह है कि अब मुल्क की जनता थक चुकी है। अब आप जरा इसके ऊपर नजर डालिए, जो सवाल नहीं उठाया जा रहा, हो सकता है मैं गलत हूं क्योंकि मैं इस एरिया का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। मैंने कभी कहीं इन्वेस्ट नहीं किया इस तरह से, लेकिन 5% के करीब या 7% कहीं मैंने देखा था कि जो आम लोग हैं उनका पैसा भी अडानी के यहाँ है। अब अगर आप हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं तो ये 5% उस हजारों करोड़ का भी बहुत बड़ा है। और अगर के एक आम तरीके से अंदाजा लगाएं, बिल्कुल आप आंकड़े अलग रख दीजिए सारी चीजें, तो ये 5% में अगर लोगों ने 50,000 के शेयर खरीदे हैं, किसी ने 1 लाख का शेयर, किसी ने 2 लाख का शेयर खरीदा होगा, ये वो लोग, ये कितना बड़ा सेक्शन है मुल्क का। अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो लाखों लोगों का ये पैसा इकट्ठा किया गया है। यह है 5%, लेकिन लाखों लोग इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। मैं, हो सकता है बिल्कुल गलत बात, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है सर समझने का। आपकी बात शायद अधूरी रह गई, लेकिन जिन लोगों ने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट किया, उन्होंने तो रिस्क लिया, उन्होंने सोच लिया कि रिस्क है। लेकिन जिन्होंने सीधा सीधा एसबीआई में जमा किया या एलआईसी में जमा किया, उनकी मर्जी के खिलाफ सरकार ने उसे दे दिया। नहीं, मैं बात दूसरी कह रहा हूं। वो विलिंग पार्टनर नहीं है। जी 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 जी, ये जो विलिंग पार्टनर की हम बात कर रहे हैं, ये भी भरोसा कैसे तैयार किया गया मुल्क में? ये भरोसा भी तो ऐसे ही तैयार किया गया कि इन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इनके शेयर बढ़ते ही जाएंगे। तो वो भोला आदमी जो बेचारा 50,000 अपनी जेब में रखता था, उसने कहा कि मेरे 50,000 के 80,000 बन जाएंगे या 1 लाख बन जाएंगे। ये भरोसा क्रिएट करने में किसने कदम उठाए? इसी सरकार ने, इसी मीडिया ने, और इसी एडवर्टाइजिंग की सरकार जो है हमारी, हर चीज पे ढिंढोरा पीटने की, उन्होंने ही तो इन लोगों को गुमराह किया।
ये विलिंग पार्टनर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये लाखों में। तो इस वक्त उनके घरों में भी तो तराई तराई मची हुई होगी कि वो पैसा डूब गया। अब जो मुल्क के अंदर ये त्राही त्राही है इस वक्त, मेरा मानना यह है कि अगर ये सरकार उसको नहीं सुनती, और ये जो दोस्त थे जिनको आप विलिंग पार्टनर कह रहे हैं, ये जो लाखों लोग हैं, इनके साथ मेरी कोई बहुत ज्यादा सिंपैथी इसलिए नहीं है कि मैं इस धंधे में नहीं पड़ता, लेकिन ये कि ये लोग तो हमारे मुल्क के ही हैं, ये पैसा भी तो हमारे मुल्क का ही पैसा था। उनके साथ जो छल किया गया है, तो कल तक वो आपके सपोर्टर थे, आज वो आपके खिलाफ हैं और लिख भी रहे हैं। जी। हाँ, तो वक्त जो बदल रहा है कि आपका सवाल जो था कि भाई ये बदलाव आएगा या नहीं आएगा, जब भरोसा टूटेगा तो बदलाव तो आना जरूरी हो। और अगर वो जनता को दबाया गया तो वो पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह से वो जनता सड़कों पे उठेगी। ये बहुत ज्यादा देर के लिए चल नहीं सकता है। नौजवान उठ रहा है, किसान उठ चुका और फिर धमकी दे रहा है कि हमारी मांगे पूरी नहीं की है। आप तो बेच रहे थे, सारे अडानी के सिलोस बना दिए थे आपने, उनको पूरी छूट दे दी थी कि सारा तुम अपने पास रखो। अंबानी को छूट दे दी थी आपने कि किसानों की जब जमीनें बिकेंगी तो तुम औने पौने खरीद लेना। वो उठा, नौजवान उठा है इस मुल्क का, हमें जगह जगह दिखाई दे रहा है। अभी बड़ा कांड जो हुआ गुजरात के अंदर के पेपर लीक हो गया एक बार फिर से, उसके खिलाफ नौजवान उठा। तो ये नौजवान उठेगा, जनता उठेगी, और मैं समझता हूं कि इनको डस्टबिन में फेंक देगी। ये बहुत ही अहम है। मैं किसानों वाली बात पे हल्का सा आखिर में क्लोजिंग के तौर पर बता दूं, वक्त हमारा तकरीबन खत्म हो चुका। वो ये कि किसान जो 3 कानून थे वो तो वापस ले लिए, लेकिन अब भी किसानों के खिलाफ साजिश कम नहीं है। मेरी अभी किसी किसान नेता से बात हो रही थी कि जब किसान की फसल तैयार होती है उस वक्त इंपोर्ट खोल दिया जाता है ताकि वो सस्ता बिके और वो सस्ता जाकर के फिर अडानी अंबानी में ही घूम जाए। तो किसानों के खिलाफ अब भी साजिश मुसलसल है। वो किसी तरह से अपनी किसानी छोड़ दे और अपनी जमीनें बेच करके भाग जाए, ये कोशिश अब भी चल रही है। कानून वापस जरूर ले लिए गए, लेकिन किसानों से वो दुश्मनी अब भी कम नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि आप अपने मसरूफ वक्त में से टाइम दे देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन यह कि खास तौर पर जो बातें गहराई से आपने बताई और ये भी बताया कि ये पूरे मुल्क, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को तबाह करने का काम किया है और पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत नीचे गिरा दिया। ये अडानी का काम है, और अडानी को प्रमोट करने वाले कौन है? वो यही सरकार है जिसके दौर में ये सब हो रहा है। और अब जो मीडिया किसी हद तक अच्छा मीडिया समझा जाता था, वहां से भी ये खबर हटाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।